तो आज हम बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है जो अभी छत्तीसगढ़ देने जा रहे हैं और जिनको अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, टेंशन में है कि कैसे क्या करें, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको मैं बताने जा रहा हूँ और मेन सेक्शन को मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि एटलीस्ट ये सारे सेक्शन अगर किसी ने कर लिए तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनसे भी फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसको पढ़ने का जो सही तरीका है वो भी मैं सही तरीका तो नहीं कहना चाहिए बट एक शॉर्टकट है, उसको मैंने डिज़ाइन किया है और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। ये बेसिकली डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से, राइट। और ये जस्ट इन रैम है, मींस अगेंस्ट द वर्ल्ड हक दिलाता है, किसी पर्सनल या पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, ये अगेंस्ट द वर्ल्ड राइट देता है आपको। अब हम इसको एक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। और उसी एग्जाम्पल में मैं सेक्शन से डिस्कस करूंगा कि कौन सा सेक्शन किस स्टेज पे आएगा, जिससे आपको बहुत ही क्लियर होगा कि इसका पर्पस और इसका जो प्रोसीजर है वो एक्चुअली क्या है। प्रोसीजर ही मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि वो होता क्या है इसमें। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है, सपोज ए है, ए ने प्रॉपर्टी बी की सेल की प्रॉपर्टी को बी के लिए, ठीक है। अब जब ये बी को सेल कर रहा है तो बी इसकी क्या कराएगा, रजिस्ट्री। जनरल बोलचाल में इसको रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसको टाइटल डीड भी कह सकते हैं। तो अब ये इसको कराएगा रजिस्ट्री, टाइटल डीड को रजिस्टर्ड कराएगा। वो किस सेक्शन में रजिस्ट्री कराएगा, तो सेक्शन 23 हमें सबसे पहले याद रखना है। सेक्शन 23 में रजिस्ट्री कराएगा। सेक्शन 23 में रजिस्ट्री कराएगा कितने दिन में, 4 मंथ, विद इन 4 मंथ। ये चीज याद रखो सबसे पहले कि जो बी जब ये प्रॉपर्टी खरीदेगा ए की तो वो सबसे पहले रजिस्ट्री के लिए जाएगा विद इन 4 मंथ, ठीक है। किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास। किस सेक्शन में जाएगा, सेक्शन 30। एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन हो गया। क्या करना है कि ए ने प्रॉपर्टी सेल की बी की, बी जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने। जब उस रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा किस सेक्शन में, 23 में। कितने दिन के भीतर, विद इन 4 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट। किसके पास जाएगा, सब रजिस्ट्रार के पास, सेक्शन 30 में। अब यदि ये 4 मंथ के भीतर नहीं कराता रजिस्टर, देखिएगा यदि बी विद इन 4 मंथ रजिस्टर नहीं कराता है तो इसके लिए एक उपाय है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 टाइम लिमिट को ये एक्सटेंड कर देता है, एक्सटेंशन, टाइम लिमिट को एक्सटेंड। दोस्तों इसको आप इसी तरीके से पढ़ेंगे ना सिस्टमेटिक वे में, तो आपको ये याद करने में बहुत ही आसान होगा और आपके दिमाग में छप जाएगा कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। तो क्या कर रहा है, ए ने सेल की अपनी प्रॉपर्टी बी को, बी ने रजिस्ट्री कराई किस सेक्शन में, 23 में। कितने दिन के भीतर, 4 मंथ के भीतर। फिर यहाँ से वो किसके पास रजिस्ट्री कराने जाएगा, उसको रजिस्ट्री कराई नहीं, अभी उसको 4 मंथ के भीतर रजिस्ट्री कराना है। अब वो कराने कहाँ जा रहा है, सब रजिस्ट्रार के पास, सेक्शन 30 में। यदि वो 4 मंथ के भीतर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है तो उसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, ये सेक्शन 25 में। बट यहाँ जब वो एक्सटेंशन मिलेगा तो उसको अप्रॉक्स 10 टाइम्स मोर फीस देनी पड़ेगी। जो भी रजिस्ट्री की फीस लगती है उसको 10 टाइम्स मोर फीस देनी पड़ेगी। ये डिस्क्रिप्शन रहता है रजिस्ट्रार के ऊपर, सब रजिस्ट्रार के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे रहता है कि कितना इससे फीस लेनी है, क्योंकि क्या रीज़न था कि वो लेट हो गया, सब कुछ देख दाख के अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार। अनुमान तो केस यही है कि 10 टाइम
जो फीस लगती है उससे 10 टाइम, अगर ये 4 टाइम और लेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। सबसे पहले जब वो रजिस्ट्री कराने जाता है, यहाँ पे एक स्टाम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट और है। जब वो रजिस्ट्री कराने जाता है ना, तो उसको स्टाम्प ड्यूटी पहले लगती है। स्टाम्प ड्यूटी इज बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो गवर्नमेंट को पहले देना पड़ता है उसमें हिस्सा, ठीक है। तो ये स्टाम्प ड्यूटी आपको 3 मंथ में भरनी पड़ती है, विद इन 3 मंथ्स। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट प्रोविजन में नहीं दिया है अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इसका एक्ट अलग से आता है। तो उसमें मैं ये बता दूं, इसके साथ मर्ज करके मैंने इसमें बता दिया, इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट साथ में ही था। क्या बताया मैंने, जब ये रजिस्ट्री कराने जाएगा ना, तो रजिस्ट्री कराने के वो टाइम के पहले आपको ये स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये 3 मंथ के भीतर, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जिस दिन से ये आप सपोज यहाँ से ये 3 मंथ हो गए हैं, तो यहीं से ये 1 मंथ और एक्स्ट्रा, तो 4 मंथ। इन 3 मंथ के अंदर आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, और इन 4 मंथ के अंदर आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप 4 मंथ में रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं तो सेक्शन 25 है, बट स्टाम्प ड्यूटी के केस में सेक्शन 25 अप्लाई नहीं होता। माइंड यू, स्टाम्प ड्यूटी तो पहले आपको भरनी ही पड़ेगी, इसमें सेक्शन 25 अप्लाई नहीं होता। जैसे ही आप खरीदोगे स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। नाउ अब आगे जाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आइए। अब यदि सब रजिस्ट्रार साहब रिफ्यूज कर देता है, यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब रिफ्यूज कर दिया। अब यदि सब रजिस्ट्रार साहब में सेक्शन 35 है या 36 में, एक बार कंफर्म कर दूं। यस, सेक्शन 35। यदि सब रजिस्ट्रार साहब ने रिफ्यूज कर दिया है सेक्शन 35 में कि हम नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे 2 टाइप से रिफ्यूजल होते हैं। एक तो भाई वैलिड रीज़न है कि वो सही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सही नहीं है, सामने वाली पार्टी मना कर रहा है, वो चीज़ अलग है। रिफ्यूज़ल कैसे कर रहा है, तो यहाँ देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन भी कवर होंगे, और इससे क्वेश्चन बनता ही है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए देखिएगा। अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं सब रजिस्ट्रार साहब, कैसे रिफ्यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कुछ ग्राउंड पे कि जो सामने वाली पार्टी ए ने बोला है कि मैंने कोई सेल नहीं किया, या आपकी सेल डीड में कोई गड़बड़ है, तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे रिफ्यूजल दिया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये वर्ड याद रखिएगा। यदि इस ग्राउंड पे को छोड़कर, यदि इस ग्राउंड को छोड़कर रिफ्यूज किया है तो इसकी अपील होगी। ये अपील होगी सेक्शन 72 में रजिस्ट्रार के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि उन्होंने जो भी ग्राउंड है उनको रिफ्यूज किया है तो ठीक है, एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को मना कर रहा है उसको छोड़कर, तो उसकी अपील होगी। बट यहाँ पे डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन पे, DENIAL, डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन पे उन्होंने रिफ्यूज किया है, ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन पे रिफ्यूज किया है, तो इसकी एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी 73 में, वो भी सब रजिस्ट्रार के पास। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, ये भी विद इन 30 डेज जब से वो मिल रहा है ऑर्डर। समझिए फिर से, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ ये चीज।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर से समझिए, ये पॉइंट फिर से समझ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सब रजिस्ट्रार साहब ने रिफ्यूज किया है, 35 सेक्शन में रिफ्यूजल करना है, सेक्शन 35 में रिफ्यूज करना है दो तरीके से। जो भी यही एक तरीका ये है कि ए मना कर रहा है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की, या आपकी जो टाइटल डीड है या रजिस्ट्री डीड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो रिफ्यूज कर रहा है, तो ये तो वैलिड ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। बट एक्सेप्ट यहाँ पे बोला है, एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड ऑफ, एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट, डिनाइड ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को मना नहीं कर रहा है, तो इस पर इस चीज की क्या होगी, अपील होगी। अपील होगी 72 सेक्शन में विद इन 30 डेज, ठीक। और दूसरा क्या है ग्राउंड, कि यहां ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन किया है, तो इसकी क्या होगी, एप्लीकेशन लगेगी विद इन 30 डेज। किसके पास, ये भी सब रजिस्ट्रार के पास लगेगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मंथ ये याद रखना है, 3 मंथ ये आपको जानकारी के स्टाम्प ड्यूटी का बताया मैंने। तो सेक्शन कौन सा देख लिया हमने, 23, 30, 25, 35, 72, 73, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में करूँगा। अभी हमने 23 में क्या देखा था कि रजिस्ट्री करानी है, 23 में देखा था रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब 23A बहुत इंपॉर्टेंट है, री रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल डीड। री रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइटल डीड का कॉन्सेप्ट क्या है, समझेंगे क्या, 2 मिनट में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसीजरल है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ये टॉपिक इस सेक्शन का सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला यही है। री रजिस्ट्रेशन के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, आप भी समझ लीजिए। सपोज ए ने प्रॉपर्टी खरीदी बी से, ठीक है, जिसमें ए का नाम था क्या, सपोज ए का नाम है प्रमोद, प्रमोद कुमार जैन, ठीक है। अब क्या है कि बी से खरीदी, अब कुछ सालों बाद ए ने सेल कर दी सी को, सेल नहीं की अभी, येट नॉट सेल, अभी तक येट सेल नहीं की है। तो जब ए इसको बेचने की बात पे चल रही है, तो सी क्या करेगा, सी जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ पता लगाएगा, सी रजिस्ट्री ऑफिस जाएगा, वहाँ पता लगाएगा कि इसकी जो रजिस्ट्री है, इसके पास जो टाइटल डीड है वो वैलिड है कि नहीं। तो सी को पता चला कि जो प्रमोद, इसका एक्चुअल नाम है प्रमोद, बट जब इसके पापा ने ये या इसके दादा ने खरीदी थी, वो इसको प्यारे प्यारे बोलते थे, प्यारे, तो प्यारे के नाम से है रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री प्यारे के नाम से है। तो सी मना कर देता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि भाई आपकी जो रजिस्ट्री में है वो बहुत वैक्यूना है, कुछ ना कुछ कमी है। तो अब ए क्या करेगा, ए जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास, वहाँ जाएगा और बताएगा कि साहब मैंने रजिस्ट्री, जब प्रॉपर्टी परचेस की थी तो मैंने रजिस्ट्री देखी नहीं थी, अब जब मैं इतने सालों बाद रजिस्ट्री जब मैं सेल करना चाहता हूँ तो मुझे अभी पता लगा है कि इसमें मेरा जो एक्चुअल नाम है प्रमोद की जगह मेरे दादा जो जिस नाम से बुलाते थे प्यारे,
वो नाम लिख दिया है, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा और वही 4 मंथ के भीतर उसको टाइम मिलेगा कि उसको री रजिस्टर करवा दे, ठीक है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो री रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा। मतलब सपोज इसने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 जनवरी 1990 में खरीदी थी और इसको 2023 में याद आ रहा है या 2025 में याद आ रहा है, तो अब जब इसको वो री रजिस्टर कराएगा तो ये इफेक्ट होगा 1990 से, जैसे 1990 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तब वैसे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ 23 का ना। 3 सेक्शन हम बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं याद करने के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़े से कंबाइन करते हैं, थोड़े से सिमिलर करते हैं, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करते हैं रजिस्ट्री ऑफ बिल में और रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी में, जिससे वो सेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। 18 दूनी 27, ठीक है, और 27 और 4 31, 31। ये 3 सेक्शन जिसमें बिल की बात हो रही है, ये 3 सेक्शन जिसमें बिल की बात हो रही है। पहला ये कह रहा है कि यहाँ पे बिल का जो रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल है, OPTIO ऑप्शनल है। हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। यदि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बट अगर आप बिल का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ये ऑप्शनल है। ये सेक्शन 18 कहती है। सेक्शन 27 क्या कह रहा है बताएंगे। यहाँ देखो टाइम देखी लो, सेक्शन 27 कहता है बिल में जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रहे थे उसके लिए आपने देखा था कि 4 मंथ में आपको रजिस्टर कराना विद इन अ टाइम। उसको विद इन अ टाइम मीन्स टाइम लिमिट उसका था कि विद इन अ 4 मंथ आपको रजिस्टर कराना। बट बिल जब आप रजिस्टर कराओगे तो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हो, ये 27 कहता है। ये बिल जब आप रजिस्टर कराओगे ऑप्शनल है, यहाँ पे आपके लिए कोई भी टाइम स्पेसिफिक नहीं है। और 21 कहता है, आपने वो पढ़ा होगा कि जब आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराओगे तो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड किससे कराना पड़ेगा? सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर कराना पड़ेगा। और बट यहाँ पे बिल के केस में क्या है, बिल आप थ्रू आउट द इंडिया करा सकते हो, थ्रू आउट इंडिया करा सकते हो, सब रजिस्ट्रार से करा सकते हो या रजिस्ट्रार से करा सकते हो। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्स्चर 12 का फॉर्म आपने सुना होगा। एनेक्स्चर 12 का फॉर्म सुना है। सपोज किसी पर्सन ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये बेसिकली एक लैंड था पूरा 200 यार्ड का या 200 गज का, जो भी इसका वो मेजरमेंट होता हो, ए के पास था इसका पूरा। ए ने क्या किया, बी को बेच दी ये प्रॉपर्टी, और उसने इसको प्रॉपर्टी को यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब ये सी रहता है, डी रहता है, ई रहता है, एफ रहता है, राइट। एफ चाह रहा है कि उसका जो राइट है वो यहाँ पे, एक तो दो टाइप के राइट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं बता दूं आपको। दो टाइप के राइट होते हैं किसी संपत्ति पे। एक होता है लीज होल्ड और एक होता है फ्री होल्ड। तो ये जो है पूरी लीज होल्ड पे थी, ठीक है, ये लीज होल्ड पे थी। एफ चाहता है
कि इसको फ्री होल्ड मिल जाए, क्योंकि ये फ्री होल्ड हो जाएगा ना तो आपको प्रॉपर्टी से कोई नहीं हटा सकता बस। बट लीज होल्ड में आपका राइट नहीं होता प्रॉपर्टी पे, बस आप रह सकते हो, जब वो टाइम हो जाएगा तो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए ऐप चाह रहा था इस पर फ्री होल्ड करा दें। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको जब फ्री हैंड कराना है या फ्री होल्ड कराना है, फ्री होल्ड के लिए आपको पूरी जमीन मतलब जितनी है ये सारी फ्री होल्ड करानी पड़ेगी। अब सारी तो एफ की है नहीं, इसमें डी का भी राइट है, सी का भी राइट है, ई का भी राइट है। तो एफ ने क्या किया, एनेक्स्टर 12 लगाया, एनेक्स्टर 12 लगाया, जिसमें गवर्नमेंट को दिया इसने एनेक्स्टर 12 लगा के, जिसमें इसने फी सबमिट की। यहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ पैसे मिले हैं, ये फ्री होल्ड हो जाएगा, ये कह नहीं सकते क्योंकि जब ये सारे लोग कराएंगे तभी फ्री होल्ड होगा। बट इसने अपनी तरफ से फ्री होल्ड कराने के लिए एनेक्स्टर 12 लगा दिया है, ठीक है। बट ये अभी भी लीज ही होल्ड है, जब ये पूरी तरीके से फ्री होल्ड हो जाएगा है ना, तब इसको ये फ्री होल्ड का राइट मिल जाएगा। अभी भी लीज होल्ड है, मगर इसने अपने साइड से एनेक्स्टर 12 का वो फॉर्म भर दिया गवर्नमेंट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था एनेक्स्टर 12 का। अब छोटे मोटे सेक्शन होते हैं, जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सब रजिस्ट्रार देखा, रजिस्ट्रार के बारे में बात की। इसमें एक ऑफिसर की और बात होती है जो रजिस्ट्रार के ऊपर होता है, सब रजिस्ट्रार के ऊपर होता है, रजिस्ट्रार के ऊपर होता है इंस्पेक्टर जनरल आईजी। ये सेक्शन 3 में मिलेगा, ठीक है जी। इंस्पेक्टर जनरल जिसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, ये सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इसके अंडर काम करते हैं, ठीक है जी। और इसमें पेनाल्टीज का एक पूरा चैप्टर है, वो देख लीजिएगा। फिर सेक्शन 85 देख लीजिएगा, सेक्शन 91 देख लीजिएगा, ये प्री के हिसाब से आता है। और यही था इस वीडियो में।